Welcome to lecture number 8 of financial statement and its analysis. We have already done what are financial statements, P&L, notes to account, balance sheet, contingent liabilities, footnote and notes to account. आफ्टर दैट हम एनालिसिस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके टूल्स में हम कॉमन साइज स्टेटमेंट कर चुके हैं. आज हम शुरू कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. इसके अंदर दो हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 18th. क्वेश्चन नंबर 18th. Following balance sheet of Z Limited as at 31st March 1819, prepare comparative balance sheet. Comparative balance sheet of Z Limited. We have particulars 2018, 2019, absolute change, percentage change. These are the 5 columns while making the comparative statement. Particulars 18, 19, absolute change, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है एक साल में, और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज चेंज. जो डेटा गिवन है, जैसे आपको पहले पता है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स में पूरा डेटा एक बार उतार रहा हूँ और आप भी वो डेटा एक बार नोट डाउन करेंगे. बट एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर करंट ईयर ऐसे ही आएगा. अगर क्वेश्चन में डिफरेंट है तो आप उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे. स्पीड अप, डू इट योरसेल्फ. एक्स्ट्रा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एज इट इज उतार दीजिए.
Question number 18 is in your copy and board 2. अब हम निकालने जा रहे हैं एब्सोल्यूट चेंज. व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज? वैल्यू कितनी बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर. 9 लाख से 15 लाख, शेयर कैपिटल 6 लाख से बढ़ी है. इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख के शेयर्स इशू किए. रिजर्व सरप्लस 3 लाख से 3 लाख. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व कुछ भी बढ़े नहीं है. ठीक है, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा पर कुछ लॉस से कंपनसेट हो गया होगा. ज़ीरो की जगह ब्लैंक डालना बेटर है. डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर सेम है, मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर डिबेंचर्स इशू नहीं किए. ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख के क्रेडिटर्स इंक्रीज किए हैं. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बढ़ रही है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख की प्रोविजन ज़्यादा क्रिएट की है प्रॉफिट्स में से. और 21 लाख से 30 लाख, 9 लाख रुपए के हमारे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बढ़ी हैं ड्यूरिंग द ईयर. फिक्स्ड एसेट्स ने 3 लाख की ग्रोथ शो की है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ने कोई ग्रोथ शो नहीं की. ट्रेड रिसीवेबल्स ने 6 लाख की ग्रोथ शो की है. डेटर्स 6 लाख से बढ़े हैं, मतलब हमने या तो सामान ज़्यादा बेचना शुरू किया है या हमने क्रेडिट टर्म्स बढ़ा दी कि 3 महीने का क्रेडिट आप 6 महीने में वापस पे कीजिए. वी हैव इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड. 9 लाख से हमारे एसेट्स इंक्रीज किए. दैट्स सो क्लियर ना, बैलेंस शीट मैच करती है. जितनी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी उतने एसेट्स बढ़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, absolute change is equal to, what is absolute change? Amounts in current year minus amounts in previous year. इस साल की अमाउंट्स माइनस पिछले साल की अमाउंट्स. हाउ टू फाइंड परसेंटेज? 6 lakh divided by 9 lakh into 100. 6 by 9 into 100 is 66.67. कोई वैल्यू कम हो रही है तो ब्रैकेट में शो करेंगे. 6 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100. 9 लाख से 15 लाख, मतलब 66.67% बढ़ा है. 0 बाय 3 लाख इंटू 100. 0 बाय 6 लाख इंटू 100. 2 लाख बाय 2 लाख इंटू 100. मतलब ट्रेड पेएबल 100% से बढ़े हैं, तभी 2 लाख से 2 लाख हुए हैं ना. 2 लाख से 4 लाख हुए हैं, 2 लाख से बढ़े हैं 100%. 1 लाख बाय 1 लाख इंटू 100. 9 लाख बाय 21 लाख इंटू 100. हमारी टोटल लाइबिलिटीज 42.67 से % से बढ़ी हैं. 2 डेसिमल प्लेसेस रखेंगे, 1 डेसिमल करेक्ट होना चाहिए. प्लस मत कर लेना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो तो 266.67 आ जाएगा. परसेंटेजेस प्लस नहीं हो सकती. 10% प्लस 10% इज नॉट 20%, इट्स 11%. 100% प्लस 20% प्लस 30% इज नॉट 150%. ये सिर्फ तब हो सकता है जब इन सबका बेस सेम हो. इसका बेस कुछ और है, इसका बेस कुछ और है, इसका बेस कुछ और है, तो ये 150 नहीं आएगा. क्यों? इसका बेस 9 लाख है, इसका बेस 2 लाख है और इसका बेस 1 लाख है. तो यू कैन नॉट एड अप, यू नीड टू कंप्यूट इट. फिक्स्ड एसेट्स 12 लाख से 15 लाख, उन्होंने ग्रोथ शो की है 25% की. 3 लाख बाय 12 लाख इंटू 100. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ने कोई ग्रोथ शो नहीं की. और ट्रेड रिसीवेबल्स ने 100% ग्रोथ शो की है. 6 लाख बाय 6 लाख इंटू 100, डबल हो गए. ये अमाउंट 100 से ज़्यादा भी आ सकती है. यस, अगर वैल्यूज 6 लाख से 13 लाख हो जाती
6 लाख से 13 लाख हो जाती तो वैल्यू 100% से ज़्यादा आता, मतलब डबल से ज़्यादा. एंड देन 9 बाय 21 लाख इंटू 100, 42.86%. So how to find percentage change? The formula for percentage change is absolute change divided by previous year amounts into 100. जितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय पिछले साल की वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 100 इज परसेंटेज चेंज. दिस इज योर 3 to 4 मार्क क्वेश्चन कंपैरेटिव बैलेंस शीट. स्पीड अप फाइंड अप कीजिए ताकि हम इसके बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक और क्वेश्चन करें फिल अप वाला. स्पीड अप. $30 seconds, not more than that. Moving to question number 20. Complete the above comparative balance sheet for the year 19 and 20. How to make comparative balance sheet? First we need to compute the absolute change. After that we need to compute the percentage change. Absolute change is amount of current year minus amount of previous year. And percentage change is absolute amount per absolute change by previous year amount into 100. And what is absolute change? Current year minus previous year amount. Question 20. You know किस तरीके से क्वेश्चन करना है. I am giving you 5-7 minutes. जितना क्वेश्चन गिवन है उतना नोट डाउन कीजिए पहले. Complete the question which is given already.
राइट, ऑल द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। मैंने एक बार सारा डेटा मेंशन कर दिया, लिख लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस minus this is 60, this minus this is 60। 3 लाख से 60,000 बढ़ा तो कितना हुआ? 360। 60 by 3 lakh into 100 is 20%। 1,20,000 से 1.5 लाख रिजर्व सरप्लस बढ़े, 120 से 150 प्रॉफिट्स बढ़े हैं तो कितने बढ़े टेक्निकली? 30,000। 30,000 divided by 1,20,000 into 100 is 25%। 170 से 255 बढ़े हैं, 255 तक पहुंचे हैं तो 1,70,000 की बोरोइंग्स साल खत्म होने पर 255 की बनी, तो हमारी बोरोइंग्स बढ़ी हैं 85,000 की। 85,000 divided by 170 into 100 is 50%। 85,000 divided by 1,70,000 into 100 is 50%। 150 से कितना हुआ कि 30 कम हुआ, से दिस इज x, से x के लिख लेते हैं। x minus 150 is minus 30, so x is minus 30 plus 150, so x is basically 120। You need not do that, but still I have done this। वेरिफिकेशन के लिए टोटल कर लेते हैं। थ्री 360, 150, 255, 120, 885, राइट। एब्सोल्यूट चेंज का भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। परसेंटेज तो वी कैन नॉट डू दैट, टोटल करके ही आएगा, ऐसा नहीं है। नाउ टेंजिबल, दिस माइनस दिस, नो यहाँ पे तो कुछ मेंशन ही नहीं है, इग्नोर अभी के लिए। दिस माइनस दिस इज 5,000, दिस माइनस दिस इज 5,000। 5,000 divided by 1,20,000 into 100 is 4.17%। This minus this, 855 minus 740 is 1,15,000। 885, this is 885, not 855, 885। 885 minus 740 is 145, 19.6। सेम ही लिख लेंगे क्योंकि जितनी लायबिलिटीज चेंज होगी उतनी एसेट्स चेंज होंगे। अब रह गए इंटेंजिबल एसेट्स। बैलेंसिंग फिगर टोटल गिवन है 8,85,000 माइनस 6,50,000 माइनस 1,25,000 माइनस 10,000 is 1 lakh। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। टोटल इज गिवन माइनस करके 1 lakh से 1 lakh 0 0। अगर आप ध्यान देंगे वहां पे ब्लैंक गिवन है, क्वेश्चन मार्क नहीं गिवन। वो इसीलिए नहीं गिवन क्योंकि पता था 0 आ रहा है, बट हमने तो सॉल्व कर लिया। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। सो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज 19.6 बढ़े हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, कैश कम हो रहा है, तो इससे हमें यह नजर आता है हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की होगी, तभी कैश भी कम हुआ, क्रेडिटर्स भी कम हुए। सबसे ज़्यादा इंक्रीज डिबेंचर्स में आया है, बोरोइंग्स में हमने काफ़ी बड़ा लोन लिया है, 50% से बोरोइंग्स बढ़ी हैं। सो फॉर्मूलाज जो एग्जाम में लिखने ज़रूरी हैं, नॉट द कैलकुलेशंस। एब्सोल्यूट चेंज इज amount of 2020 minus amounts of 2019। Second, percentage change absolute change
upon amounts of 2019 previous year into 100. This is your 3 to 4 marker question. Take around 30 seconds, then we'll move it further. So let's move to page number 15. Let's do some theoretical question. Page number 15. Limitations of financial statement analysis. हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, कॉमन साइज कर चुके हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं, उसके बाद रेशो और कैश फ्लो की तरफ मूव करेंगे. इनकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ. दे आर नॉट परफेक्ट. अगर ऐसे एनालिसिस परफेक्ट होती तो सबको पता होता कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है. What is the problem of this analysis? Following are the drawbacks or limitations of financial statement analysis. Number 1, financial statement analysis does not consider price level changes. हम देखेंगे कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, बट इन्फ्लेशन भी तो आया है, तो इन्फ्लेशन की परसेंटेज तो चेक नहीं होती. वही से डेटर्स 20% से बढ़ गए, डेटर्स 10% से बढ़ गए, चलिए प्रॉफिट 10% से बढ़ गया, और अगर इन्फ्लेशन 12% से बढ़ गई तो 10% के प्रॉफिट का फायदा क्या? इन्फ्लेशन तो 12% से बढ़ी है. इट इग्नोर्स दैट. 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय अ फर्म. अगर उन्होंने अकाउंटिंग प्रोसीजर चेंज कर दिया, जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की जगह WDV फॉलो किया, पहले डेप्रिसिएशन का रेट 10% था, अब 8% चार्ज करना शुरू किया नए एसेट्स पर, तो डेप्रिसिएशन कम लगेगी, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे. और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, इट वुड बी मिसलीडिंग देन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज जस्ट अ स्टडी ऑफ इंटरिम रिपोर्ट्स. ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ रिपोर्ट्स को स्टडी करती है. ड्यूरिंग द ईयर जो अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं उसकी एनालिसिस नहीं होती. 4th, monetary information alone is considered as financial analysis while non-monetary aspects are ignored. Accounts monetary aspects को रिकॉर्ड करता है, तो एनालिसिस भी तो monetary aspect की ही रिकॉर्ड होगी. अगर ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है वो तो हमें शो हो जाएगा, बट अगर ड्यूरिंग द ईयर एक बहुत अच्छा CEO आया है या बहुत अच्छी मैनेजमेंट टर्न अप की है, वो तो एनालिसिस में रिकॉर्ड ही नहीं होगा. एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट मार्केट में कंपनी में एंटर की है, एनालिसिस लॉस शो कर रही है, एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज देयर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट सच एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पोजिशन. डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ गई तो ठीक है 20 साल बाद दे देंगे. डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ गई, कैश आ गया, तो हम 5 साल बाद रिडीम करेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. पर अगर 3 साल बाद बिजनेस बंद हो रहा हो तब क्या? पर अभी तो हमें पता नहीं है, बिकॉज बुक्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से रिकॉर्ड होती हैं. सो कहने का मतलब है जो अकाउंट्स की लिमिटेशंस हैं, जैसे विंडो ड्रेसिंग, यू कैन राइट द विंडो ड्रेसिंग. जो अकाउंट्स की लिमिटेशंस आपने +1 में की हैं, एग्जैक्टली उसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी और उसी से एनालिसिस होगी, इसी वो ही उसकी लिमिटेशंस बन जाएंगे. सो यू कैन राइट नंबर 6. You can write number 6. Analysis is made from financial statements. Analysis is done. Analysis, number 6 लिख लीजिए. Analysis is done on the basis of financial statements. Analysis is done on the basis of financial statements provided, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड और रिपोर्टेड जो उन्होंने दिए, कॉमा
which may suffer from window dressing, which may suffer from window dressing. Cool. Moving to the last theoretical question. Parties interested in financial statement analysis. रिलायंस कंपनी के प्रॉफिट्स, रिलायंस कंपनी के प्रॉफिट्स रिक्शा वाला देखना चाहेगा? नहीं देखना चाहेगा। वो पार्टी, वो जॉनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं? टू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। We have finance manager, management, trade creditors, bankers, lenders, investors. Then we have labor unions, government regulatory authority, customers, tax authorities, researchers, other parties. आज के लेक्चर का यही प्रैक्टिस है, ये आपने पढ़ना है। ये सारी पार्टीज किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड होती है, ये आपने अपने आप पढ़ना है। That means the parties interested in financial statement analysis you are supposed to study yourself. मैं क्विक व्यू जो गिवन है वो आपको पढ़ा देता हूँ। Parties interested in financial statement analysis and their areas of interest. Number 1, shareholders, investors, owners. जो लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, जो लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो पर्सन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, डायरेक्टर्स, सीईओ, वो कंपनी में की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस में क्या, किन चीज़ों में वो इंटरेस्टेड रहेंगे? 1, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है? 2, फाइनेंशियल पोजीशन, क्या कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर दे? 3, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, क्या ट्रेंड चल रहा है? व्हाट इज द ट्रेंड? प्रॉफिट्स हर साल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सेकंड, मैनेजमेंट, अपर लेवल मैनेजमेंट तो ऑनर्स की तरफ चले गए, डायरेक्टर्स की तरफ चले गए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, क्या कंपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट है? क्या वो अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए को अफोर्ड कर सकती है? क्या कंपनी 5 साल बाद जो डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उसको अफोर्ड कर सकती है? Liability of the concern, how much we are liable to the outsider world, outsiders. Profitability in relation to turnover and investments, how much we are getting profits in terms of sales, how much management is able to earn in terms of investments, return on investment. ठीक है, प्रॉफिट ज़रूरी है, बट एफडी से कम रेट पे ना हो, क्योंकि फिर लोग तो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे और मैनेजमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं कंसीडर की जाएंगी। थर्ड, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं। अगर मेरी एक कंपनी बाहर की कंपनी से या और किसी कंपनी से उधार पे सामान खरीदती है, तो वो मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में क्यों इंटरेस्टेड होगा? 1, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या मेरी कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है? अगर कमा रही है। 2, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, क्या मेरे पास इतना कैश अवेलेबल है कि मैं शॉर्ट पीरियड में उनको वापस कर दूं? 3 मंथ्स 4 मंथ्स का क्रेडिट है, 4 मंथ्स के बाद इतना कैश होगा, आई वुड बी एबल टू पे द क्रेडिटर्स। देन बैंकर्स एंड लेंडर्स, व्हाई बैंकर्स? इफ आई गो टू अ बैंक एंड वांट टू टेक अ लोन, क्या मेरी कंपनी को लोन मिल जाएगा? डिपेंड्स, मैंने पुराने लोन को कैसे टाइम टू टाइम पे किया है या नहीं, क्या मैं उनका इंटरेस्ट पे बैक कर पाऊंगा? अगर यस, तो कैपिटल कितनी देर में पे होगी? क्योंकि सारे खर्चों के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। दिस इज फाइनेंस कॉस्ट। द बैंक्स आर इंटरेस्टेड इन माई फाइनेंशियल पोजीशन, इन माई प्रॉफिटेबिलिटी, in my long term solvency if the loan is for long period, and short term solvency if the loan is for short period, and both, क्योंकि लोन EMIs में पे होते हैं, every month every quarter we have to pay something. Employees and trade unions, why trade unions are interested, why my workers are interested? To get a bonus.
आई सेड आप अच्छा काम कीजिए, आपको बोनस मिलेगा। बोनस मिलेगा प्रॉफिट का 5%। मैं अपने वर्कर्स को सैलरीज पे कर रहा हूं, वो कह रहे हैं 10% इंक्रीमेंट दो। आई से आई कैन नॉट, प्रॉफिट नहीं है। दे विल बी इंटरेस्टेड। प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न to get their salaries, bonus, productive bonus. Government and agencies. Why government is interested in my financial position? Profitability, to check my profit. Why? They want to get tax. Financial position. Why financial position? To check if I am liable to pay the state bank loans. Growth. क्योंकि मेरी फर्म, मेरी कंपनी ग्रो करेगी तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट होगी? मेरी कंपनी की इनकम से ही तो नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन होगी। रिसर्चर्स, अदर पार्टीज, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। बेसिकली जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में रिसर्च आती हैं, जर्नल्स पास होते हैं कि फ्यूचर इंडिया का कहाँ जा रहा है, इन्हीं बेसिस पर they take the decisions and provide their research papers. ये जो मैंने समझाया ये सभी 12 पॉइंट्स आपने अभी पढ़ने हैं आफ्टर द लेक्चर और बिफोर मूविंग टू लेक्चर नंबर 9, राइट? दिस इज योर होमवर्क और फॉर योर वर्क आई एम डन विद दैट। कल हम लेक्चर नंबर 9 और ये कंप्लीट कर लेंगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वी हैव डन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L in comparative basis we will be doing tomorrow in lecture number 9. Namaste.